एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल डाटा मॉडलिंग और उसके साथ जो आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ाई थी वो डिस्कस आपको करनी थी। कुछ एक क्लास में मैं ये आई थिंक पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन पेपर के पर्सपेक्टिव से भी इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो अब इसके अंदर ये है कि आपके पास इनिशियली ये एक अदर लेट्स सपोज आपको डेवलपर वन था, मैं इस पर लिख देता हूँ कि ये किसने बनाई थी। ठीक है, आपका डेवलपर वन जो था, इसको आपने टास्क असाइन किया कि आप ये कस्टमर डेटाबेस वगैरह को जो है करना चाह रहे हैं। कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ये सारी चीजें स्टोर करना चाह रहे हैं। उसको कहा जाता है कि आप एक स्कीमा प्रपोज करें कि आपने ये वेबसाइट बनानी है या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए आप डेटाबेस का स्कीमा जो है ना सजेस्ट करें कि वो क्या है। तो वो फर्स्ट टाइम जो स्कीमा सजेस्ट करता है वो इस तरह का स्कीमा सजेस्ट करता है कि उसके अंदर वो एक ही टेबल बना देता है जिसमें कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी को कंपोजिट की कर देता है। प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम जो है वो आपका सिंपल उसने एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, और ऑर्डर डेट और कस्टमर नेम जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे जो बाकी चार हैं। तो अब इसके अंदर डेवलपर टू जो है वो आता है, वो इसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसे कहा जाता है कि आप इसको नॉर्मलाइजेशन करें। अब वो इसकी नॉर्मलाइजेशन करता है। ठीक है, वो कहता है कि जी कस्टमर नेम जो है वो कस्टमर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला उसने ये बना दिया टेबल, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। उसके बाद वो कहता है कि जी ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर डेट जो है वो ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रही है। ये लेट्स सपोज उसने यहाँ पे दूसरा टेबल बना दिया। फिर उसके बाद तीसरा टेबल वो कहता है कि जी ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, ये तो आपको पता है, ये तो रहेगा, ये टेबल रहेगा जो कौन सा कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया। तीसरा टेबल ये बना देता है, और चौथा टेबल वो बना देता है प्रोडक्ट डिपेंडेंसी का, कि प्रोडक्ट नेम डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। अब ये चौथा टेबल इसने ये बना दिया, और इसके अंदर ये इसको प्राइमरी की बना देता है प्रोडक्ट आईडी को। अब यहाँ पर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि अब इसमें इस वक्त मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि ये जो उसने नॉर्मलाइजेशन की है ये ठीक की है या गलत की है। ठीक है, मैं इसमें अभी एक आपको एक और चीज लिखने लगा हूँ, बिजनेस रूल्स। कि आपको जो मैनेजर है वो यहाँ पर आता है और वो इस चीज को स्टडी करता है, और वो इस चीज वो देखता है कि अच्छा ठीक है, डेवलपर वन ने ये स्कीमा दिया, डेवलपर ने टू ने ये स्कीमा दिया, और वो अब सिस्टम को स्टडी करने लगा है कि जो ये सिस्टम जो ये जो है हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स निकालता है, तो वो बिजनेस रूल लिखता है। वो कहता है ईच कस्टमर मे प्लेस एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और ईच ऑर्डर must be placed by exactly one customer। एक बिजनेस रूल वो ये बीच में जिसको कहते हैं फिगर आउट करता है कि अच्छा हमारा इस तरह सिस्टम चलेगा। दूसरा बिजनेस रूल जो है वो ये बनाता है कि वन प्रोडक्ट may be included in any number of orders, और दूसरा each order या one order may include any number of products। अब लेट्स सपोज ये सारा का सारा सिनेरियो आपके पास गिवन है कि डेवलपर वन को कहा गया कि ये हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कस्टमर और प्रोडक्ट, तो वो बगैर किसी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बिजनेस रूल लिखे बगैर एक टेबल बना के सब कुछ प्रपोज कर देता है। फिर डेवलपर टू को कहा जाता है या उसके सीनियर को कहा जाता है कि यार इसको जरा चेक करें। वो कहता है हो यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, और वो अपनी समझ के हिसाब से ये चार टेबल नॉर्मलाइज्ड जो है ना ये सजेस्ट कर देता है। अब ये गलत है ये सही है, इस बहस में मैं इस वक्त नहीं पढ़ूंगा आपके साथ, इसको हम एक ही उसमें कर लें। ठीक है, अब इन चार टेबल्स के अंदर क्वेश्चन ये है कि ये जो मैनेजर ने बिजनेस रूल्स, उसने फुल रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद ये दो बिजनेस रूल्स जो है वो सजेस्ट किए हैं। क्या ये बिजनेस रूल और ये जो डेवलपर टू ने स्कीमा सजेस्ट किया था, क्या ये इसके अकॉर्डेंस में है? क्या ये सारे के सारे सिनेरियो हैंडल कर लेगा? अब पहला क्या है
पहला है ईच कस्टमर मे प्लेस एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो कस्टमर ऑर्डर का टेबल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक दो रोज इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हम डाटा के थ्रू इस चीज को डिस्कस कर लें। तो मैं कहता हूँ यार कस्टमर नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर 10 करता है, फाइन, डाटा एंट्री हो जाएगी। कस्टमर 1 ऑर्डर नंबर 11 करता है। चलो ये वाला पार्ट तो बिजनेस रूल का ठीक है कि एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर किस तरह पता चलेगा कि ऑर्डर नंबर 10 प्लेस किया और ऑर्डर नंबर 11 प्लेस किया? तो एक कस्टमर ने एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए, ये हैंडल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट क्या है, ईच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड बाय एग्जैक्टली वन कस्टमर। इसका मतलब ये है कि एक जो ऑर्डर है वो एक ही कस्टमर प्लेस कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर नंबर 10 वो कस्टमर नंबर कोई और भी प्लेस करो। मतलब इस टाइप की एंट्री अगर मैं करना चाहूँ 210, तो ये मेरा सिस्टम को अलाउ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये एंट्री जो है अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 2 और 10 क्या इस टेबल में इंसर्ट हो सकता है? कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी इस टेबल के अंदर क्या है, कंपोजिट की। तो 110 तो इंसर्ट हो सकता है, 111 भी हो सकता है, 210 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ऑर्डर नंबर बेशक सेम आ रहा है लेकिन कस्टमर नंबर 2 हो गया, मतलब आपकी जो कंपोजिट की है उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो गया। इट मींस कि ये वैल्यू एंटर हो सकती है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, ईच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड बाय एग्जैक्टली वन कस्टमर। ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर नंबर 10, सॉरी, ऑर्डर नंबर 10 जो है वो कस्टमर नंबर 1 ने भी प्लेस किया था और 2 ने भी प्लेस किया था, क्योंकि एक ऑर्डर बिजनेस रूल के हिसाब से एक एक कस्टमर प्लेस कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे गलती है आपकी। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये एंटर नहीं होना चाहिए, ये एंटर हो रहा है। इसका मतलब है कि मैनेजर ने बिजनेस रूल्स बनाए थे फुल स्टडी करने के बाद, डेवलपर ने जो स्कीमा सजेस्ट किया था वो उसके अकॉर्डेंस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा रूल चेक कर लेते हैं। दूसरा है वन प्रोडक्ट मे बी इंक्लूडेड इन एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ईच ऑर्डर में इंक्लूड एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा टेबल होना चाहिए कि जहां पे प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी इकट्ठी आ रही हो। हम यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा टेबल है, कोई भी नहीं है। कस्टमर के अंदर भी नहीं है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ये समझ लो ऑर्डर लाइन का टेबल, ऑर्डर का टेबल है, इसके अंदर सिर्फ ऑर्डर डेट आ रही है, प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रही। प्रोडक्ट के टेबल में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है, ऑर्डर आईडी नहीं है, और यहाँ पे इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी मिसिंग है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो इस स्कीमा के हिसाब से स्टोर ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब है इसने ये जो नॉर्मलाइज फॉर्म दी है ये बिजनेस रूल को फॉलो नहीं कर रही। तो अब अगर ये कहा जाए कि यार अब मैं इसका स्कीमा कैसे सजेस्ट करूं, कि मैं क्या स्कीमा बनाऊं, कि मैंने एक न्यू स्कीमा सजेस्ट करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये जो डेवलपर वन ने किया था, मैं इस पार्ट में आऊं और मैं यहाँ पे जो कंपोजिट की है उसको चेंज करूं। ठीक है, कंपोजिट की जो है उसको, क्योंकि जारी बात है ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी कंपोजिट की नहीं होनी चाहिए। मैं इसको कहूंगा जी कस्टमर आईडी को सिर्फ प्राइमरी की रखूं और उसके बाद मैं पार्शियल डिपेंडेंसीज निकालूं, फिर उसके बाद मैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज निकालूं, फुल डिपेंडेंसीज निकालूं, और उसके बाद मैं एक नया स्कीमा सजेस्ट करूं। एक तो ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये काम हो सकता है, जो कि गलती के चांसेस उसमें ज्यादा है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, ये को हमने मिड से पहले जो सारा पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअल फिजिकल डाटा मॉडलिंग वगैरह, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूं कि मैं कहूँ यार अच्छा एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो, अगर मैं इसको पेंट के अंदर खोलता हूँ तो मेरे पास एक कस्टमर का टेबल है, इसको मैं सी से लिख देता हूँ, ठीक है। और एक मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर का टेबल है, इसको ओ कर देता हूँ, और इसके दरमियान में एक रूल है। रूल क्या कहता है, ईच कस्टमर मे प्लेस। तो मे प्लेस का क्या मतलब है, एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आ गया। और सेकंड रूल क्या है, ईच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड बाय एग्जैक्टली वन कस्टमर। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। सेकंड हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे पी कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसके दरमियान भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या है, ईच प्रोडक्ट मे बी इंक्लूडेड इन एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। और ईच ऑर्डर मे इंक्लूड एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी मैन्यू टू मैन्यू का रिलेशनशिप था। तो अब ये जो मैन्यू टू मैन्यू का रिलेशनशिप था ये तो कंसेप्चुअल लेवल था। जब मैं लॉजिकल लेवल पे जाऊंगा तो इसके दरमियान में क्या बन जाएगा, एक अदद एसोसिएटिव एंटिटी, जो कि रिलेशनशिप को वन टू मैनी और वन टू मैनी में कन्वर्ट कर देगी। और इसको मैं लेट्स सपोज ऑर्डर लाइन वन लिख देता हूँ, ये ऑर्डर लाइन का टेबल है। अब अगर इस स्कीमा के हिसाब से देखें, वही कॉन्सेप्चुअल फिजिकल लॉजिकल डाटा मॉडलिंग के हिसाब से हमने स्कीमा सजेस्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कस्टमर का टेबल होगा, इधर कस्टमर आईडी आ रही होगी जो कि प्राइमरी की होगी, और उसका नेम आ रहा होगा, ठीक है। ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर आईडी आ रही होगी। अच्छा, एट्रीब्यूट्स वही रखने हैं मैंने,
जो कि इस एग्जांपल में हमने आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं? कस्टमर आईडी कस्टमर नेम है, सेम नेम के साथ मैं रखूंगा। वहां पे मैं पूरे नहीं लिख रहा टच स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहां पे थोड़ा इशू हो रहा है। तो कस्टमर आईडी कस्टमर नेम एक ही है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर बिजनेस रूल के हिसाब से बनाऊंगा तो एक तो मेरा ये टेबल बन जाएगा। ठीक है, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। सेकंड टेबल मेरा क्या बनेगा? जिसके अंदर ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट है। ठीक है, इन रूल्स के हिसाब से। और यहाँ पे अगर मैं पुराना रूल, जो ऑर्डर आईडी आएगा जो आपका प्राइमरी की आएगा, उसकी डेट आएगी ऑर्डर की, और प्लस यहाँ पे फॉरेन की क्या हो रही होगी, कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी फॉरेन की आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे इस चीज को कॉपी करता हूँ और जो सेकंड टेबल है इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ये मेरे पास फॉरेन की आ रही है और इसको मैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन कर देता हूँ। डॉटेड अंडरलाइन यहाँ पे एक्सेल में नहीं आ रहा मेरे पास ऑप्शन, तो ये वैसे डॉटेड अंडरलाइन होगा, लेकिन मैंने चलो डबल अंडरलाइन कर लिया है जस्ट फॉर कि ये आपकी फॉरेन की यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कस्टमर आईडी विल बी फॉरेन की। एक दूसरा सेकंड टेबल ये बन गया। तीसरा टेबल आपके पास क्या बनेगा? ऑर्डर लाइन का। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी आएगी और ऑर्डर आईडी आएगी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सॉरी ट्रांजिटिव कह रहा हूँ, तो आपके सोसी 20 में क्या होता है कि एक टेबल जो है उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी भी आ रही है, ऑर्डर के टेबल से यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ रही है। ठीक है, ऑर्डर के टेबल से ऑर्डर आईडी आएगी, और ये दोनों जारी बात है फॉरेन कीज होंगी, लेकिन ये मिल के आपकी कंपोजिट की भी बना देंगी। और चौथा टेबल हमारा इन बिजनेस रूल के हिसाब से प्रोडक्ट का था, ये जो हमने ईआर डायग्राम बनाई है चौथी, ये प्रोडक्ट का, इसमें प्रोडक्ट आईडी आ रहा होगा, प्रोडक्ट नेम आ रहा होगा, वही सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो पहले थे, मैंने उन्हीं को यूज किया है, कोई नया एट्रीब्यूट मैंने ऐड नहीं किया। अब ये क्या नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, ये जो नया स्कीमा हमने किया है। अब मैंने आपको एक बात की थी कि जब आप कंसेप्चुअल लॉजिकल डाटा मॉडलिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका डेटाबेस ज्यादातर, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि ज्यादातर नॉर्मलाइज्ड ही होता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये 1NF में है जो हमारे चार टेबल बने हैं, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम। यस, 1NF में है, कोई मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं है। ये जो सेकंड टेबल है, ये मेरा पहला टेबल था, इसको इसमें तो कोई मसला नहीं है। सेकंड कोई मसला नहीं, थर्ड कोई मसला नहीं, मल्टी वैल्यूड कोई भी नहीं है। फोर्थ यहाँ पे भी कोई मल्टी वैल्यूड नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में से कह सकता हूँ डेट को, लेकिन दिस इज नॉट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉरेन कस्टमर आईडी की फॉरेन की आ रही है, तो इसका मतलब है 1NF में है। 2NF में चेक कर लो, यहाँ पे कोई जिस जगह पर कंपोजिट की आ रही होगी, टेबल 1 में कोई कंपोजिट की नहीं है, टेबल 2 में कंपोजिट की है लेकिन नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसलिए ये भी 2NF में है। इसमें कोई कंपोजिट की नहीं है, इसके अंदर भी कोई कंपोजिट नहीं की नहीं है, क्योंकि ऑर्डर आईडी आपकी जो है प्राइमरी की है और कस्टमर आईडी आपकी फॉरेन की है, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। अब 3NF पे चेक करना है, कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा हो। यहाँ तो नॉन की एट्रीब्यूट ही एक है, इधर कोई नॉन की एट्रीब्यूट ही नहीं, कोई टेबल 2 में, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो इसका मतलब है ये 3NF में भी है। तो अब ये मेरा जो है ना, ये फाइनल स्कीम है जो ठीक है। अब इसको मैं बिजनेस टूल से, एक दफा मैंने बिजनेस टूल के थ्रू बनाया है, तो एक दफा चेक कर लेते हैं दोबारा डाटा एंट्री करके, अगर किसी को थोड़ा भी अभी कंफ्यूजन रह गया कि अब ये स्कीमा में और वो स्कीमा में, और वो जो ऊपर वाला स्कीमा हमने सजेस्ट किया था उसमें क्या इशू आ रहा था। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर नंबर 1 कस्टमर नंबर, सॉरी ऑर्डर नंबर 10 कर देते हैं, उसी तरह डेट इसकी जो भी थी वट एवर, ये कस्टमर नंबर 1 ने प्लेस किया, कस्टमर नंबर 1 ने प्लेस किया। ऑर्डर नंबर 11 ये भी कस्टमर नंबर 1 ने प्लेस किया। एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अच्छा, अब क्या एक ऑर्डर दो कस्टमर प्लेस कर सकते हैं, चेक करना है। मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ ऑर्डर नंबर 10 कस्टमर नंबर 2 प्लेस कर रहा है। अब ये जो एंट्री है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इस टेबल में नहीं हो सकती। रीजन, ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइमरी की, तो 10 दोबारा इस रो में आ ही नहीं सकता। कंपोजिट की तो नहीं है ना, प्राइमरी की है। कस्टमर आईडी क्या आ रही है, फॉरेन की आ रही है, तो कस्टमर आईडी तो बार बार रिपीट हो सकती है कि एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डर जो है वो दो कस्टमर नहीं प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट से कंफ्यूज नहीं होना आपने कि जी एक प्रोडक्ट दो कस्टमर नहीं ले सकते, प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऑर्डर नंबर डिफरेंट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आए आप प्रोडक्ट के केस में। अब हमारा क्या था कि एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट में मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सपोज करता हूँ कि ऑर्डर नंबर मेरा, सॉरी प्रोडक्ट आईडी मेरा 100 कर देते हैं, ऑर्डर नंबर 10 में था, एंट्री हो जाएगी, फाइन। प्रोडक्ट नंबर 101 ऑर्डर नंबर 10 में था, इसका मतलब है एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और सेकंड रूल क्या कहता था,
कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर में भी हो सकता है। अब ये क्योंकि कंपोजिट की है तो देख लो 110 और 101 कॉम्बिनेशन दोनों इजीली स्टेबलमेंट दोनों ऐड हो सकते हैं, इंसर्ट हो सकती है, मेरे कोई मसला नहीं। अब दूसरी चीज थी कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर में होगा, मतलब ऑर्डर नंबर 11 में भी 100 प्रोडक्ट खरीदा गया, लेट्स सपोज लैपटॉप था, ऑर्डर ऑर्डर नंबर 10 में भी खरीदा गया, क्या ये एंट्री यहाँ पर हो सकती है? अगेन कंपोजिट की ये कॉम्बिनेशन क्या है 110, ये क्या है 111, तो यस ये एंट्री हो सकती है। तो इस वक्त ये जो हमने स्कीमा सजेस्ट किया ये बिजनेस रूल्स को भी फॉलो कर रहा है और डाटा एंट्री के थ्रू भी हमने देख लिया और ये नॉर्मलाइज्ड भी है 3NF में भी है।